डियर ऑल, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टॉपिक को कर रहे हैं जिसमें प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट मशीनरी जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें उसको अच्छे से कवर अप करना है ताकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम उसे अप्रोच कर पाएँ। प्रिवेंशन मेजर वो मेजर होते हैं या उसमें वो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं या तरीका इन्वॉल्व है जिसके सहारे एक एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट डिस्प्यूट को रोकता है। मतलब अगर आप वो सब पहले से ही करके रखते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं एंड सो ऑन, तब बहुत कम चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट अराइज हो। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को, प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करते हैं। तो बिफोर ए डिस्प्यूट प्रिवेंटिव मेजर यूज होता है और डिस्प्यूट हो जाने के बाद लीगल बैटल के लिए या मामला को, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए सेटलमेंट मशीनरी अवेलेबल है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मेंशन्ड है। लास्ट क्लास में हमने कंसिलिएशन पढ़ लिया। कंसिलिएशन मतलब समझौता, जहां न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, फिर कंसिलिएशन ऑफिसर को 14 दिन में और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है आगे फॉरवर्ड करना होता है। लेकिन कंसिलिएशन की भी अपनी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रही है, कुछ ड्रॉबैक्स रहा है। कंसिलिएशन लीगल बाइंडिंग नहीं होता है। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय चाहे तो उसे मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। वो बस कम्युनिकेशन कराने का, डिस्कशन कराने का, समझौता कराने का एक रास्ता है। अब आज जो हम सेटलमेंट मशीनरी पढ़ेंगे उसका नाम है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडिविजुअली भी यूज होता है, इतना ही नहीं ये आर्मी में भी यूज होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आईडी एक्ट। आईडी एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टॉपिक कर रहे हैं। आईडी एक्ट तो हमने बिल्कुल पूरी तरीके से कवर नहीं किया, लेकिन आईडी एक्ट के जो प्रोविज़न है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट से मैच कर रहे हैं, मैं उसको भी कवर अप कर रही हूँ। तो इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टू सेटल अ डिस्प्यूट, जब कंसिलिएशन फेल हो जाता है तब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है। अब कंसिलिएशन फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लीगल बाइंडिंग नहीं है। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को मन है तो वो कंसिलिएटर की बात, कंसिलर की बात, मीडिएटर की बात मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। एक मीडिएटर या जो कंसीलर है, या कंसाइलर बोले आप, कंसिलेटर बोले आप, ये जो भी डिस्कशन करता है या जो समझौता कराना चाहता है वो लीगली इम्पोज नहीं किया जा सकता। वो किसी पर दबाव नहीं बना सकता है। आपका मन है मानिए, नहीं तो फिर आप आगे मूव कीजिए, जो भी मेथड सेटलमेंट का आपको यूज करना है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, अगर कंसिलिएशन फेल हो जाता है तो ये एक ऑप्शन है जहां गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए, प्रोसेस के जरिए इंक्वायरी कर सकती है डिस्प्यूट के मैटर को। अब कोर्ट को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट को सौंप देना है। अब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल या स्टेट, कि वो क्या सहारा लेता है, वो एक को रखता है या ज़्यादा लोगों को रखता है इसमें। और फिर क्या करना है कि वो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को 30 डेज के अंदर रिपोर्ट पब्लिश कर देना है, ताकि लोगों को पता चल जाए, साफ साफ रिपोर्ट पब्लिश हो जाता है कि क्या मैटर रहा है, क्या विवाद रहा है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है
वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करती है। इससे बस आप फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्यूट हुआ कैसे है, आप इंक्वायरी बिठा सकते हैं। सेक्शन 6 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेंशन्ड है। ब्रीफ में और पढ़ना है या एक बार रीड करना है तो जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अभी इसको समझने की ज़रूरत है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करता है, विवाद को खत्म नहीं करता है, बल्कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता करता है, कारण पता करता है, इंक्वायरी बिठाया जाता है कि क्या वो कारण रहा था डिस्प्यूट का डिटेल में। अब एक चीज जो है, जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही होती है एम्प्लॉय स्ट्राइक कर सकता है, एम्प्लॉयर चाहे तो लॉकआउट कर सकता है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है, जो सेटलमेंट मशीनरी का पार्ट है, ये कारण पता करता है डिस्प्यूट का। अब कुछ की पॉइंट है। अब ये एक टेम्पररी व्यवस्था है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इंक्वायरी जांच बिठा देती है कि पता किया जाए। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो जैसे ही गवर्नमेंट के पास जाता है, सौंपा जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पहुंचती है, फिर गवर्नमेंट जो है उसको 30 दिन के अंदर पब्लिश कर देता है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। इसका उद्देश्य जो है वो है कि बिना बायस्ड हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्या कारण रहा कि विवाद हुआ। तो लीगल बैटल में जाने से पहले, फॉर्मल एडजुडिकेशन से पहले, ये प्रिलिमिनरी स्टेप है जिसके सहारे हम पता कर सकते हैं डिस्प्यूट क्यों हुआ। इसका फंक्शन क्या क्या है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का? तो इन्वेस्टिगेट द कॉजेज एंड फैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बता चुकी हूँ। दूसरी बात, सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अब गवर्नमेंट तक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देना है आपको, और बेसिकली मेंशन भी है। कोर्ट जो है 6 महीने में करेगा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट तक रिपोर्ट सौंपती है और फिर गवर्नमेंट उसको 30 दिन के अंदर पब्लिश कर देता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। मोटा मोटी भाई सेटलमेंट मशीनरी है। हेल्प द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग वेदर टू रेफर द डिस्प्यूट टू अ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो लीगल बैटल में जाने से पहले, मैंडेटरी सेटलमेंट एडजुडिकेशन से पहले, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए भी इंडस्ट्री के डिस्प्यूट को पता कर सकते हैं। अब यहाँ से भी कुछ असर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि कंसिलिएशन तो फेल हो चुका है। अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी फेल हो जाती है, फिर आगे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं सेटलमेंट मशीनरी में। फिर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है हमारे पास, एडजुडिकेशन है। क्या नहीं करता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? डज नॉट रिजॉल्व द डिस्प्यूट, बता चुकी हूँ। इसका काम है सिर्फ फैक्ट को फाइंड करना, कारण निकालो, क्या वो कारण रहे थे कि विवाद हुआ है। डज नॉट पास जजमेंट, इसमें कोई जजमेंट पास नहीं किया जाता है। ये आप इसका जो भी डिसीजन हुआ वो इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका डिस्प्यूट इससे रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन भी है, आपके पास एडजुडिकेशन भी है, लीगल बैटल। तो सेक्शन 6 में आईडी एक्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेंशन्ड है। आप नीचे देख सकते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है आईडी एक्ट में मेंशन्ड है और एक तरीके से वॉलेंट्री सेटलमेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें 1 और मोर मेंबर हो सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट्स इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर सबमिट करना है। और उसके बाद
इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है कि भाई हम लोगों ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया था, ये नतीजा आया है सामने। लेकिन हाँ, ये डिस्प्यूट को खत्म नहीं करता है, पर इंक्वायरी जरूर कर लेता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा भी है वर्कर का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, इसके जरिए अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी रास्ते हैं। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है, एडजुडिकेशन है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि आईपीसी के किस सेक्शन में, इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में इसका जिक्र है, आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमको ये समझना था कि जब कंसिलिएशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि कंसिलिएशन फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो लीगल बाइंडिंग में नहीं है। एम्प्लॉय को माने मानेगा, नहीं माने नहीं मानेगा, या हो सकता दोनों ही ना माने, एक मान गया दूसरा नहीं माना तो भी नहीं चलने वाला है। तो इस बात को समझना है कि ये रिजॉल्व करने का तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है, कारण पता चल जाएगा। सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आईडी एक्ट में मेंशन्ड है। मोटा मोटी इसको इतना पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन वगैरह हम लोग कवर अप करेंगे।